नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में। आज का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन उसको चालू करने से पहले एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है उसमें दो पावर्स वी हैव कवर्ड, वीटो पावर एंड ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक और पावर होती है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, माफ़ करने की क्षमता, माफ़ करने की पावर प्रेसिडेंट की। तो उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट और इसके साथ हमारे चैप्टर का हम समापन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास विद द क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट पार्डनिंग पावर्स। सो क्या क्वेश्चन है कि जो पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हम बात कर रहे हैं वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, क्योंकि गवर्नर की जो पावर होती है वो मोर और लेस सिमिलर होती हैं प्रेसिडेंट के लायक, प्रेसिडेंट के जैसी पावर्स होती हैं। बस उनका जो एरिया होता है दैट इज़ अ स्टेट, और प्रेसिडेंट का एरिया कितना होता है, स्कोप कितना होता है, पूरे पैन इंडिया, पूरी कंट्री के ऊपर प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है। सो मोर और लेस सेम पावर है। तो सिमिलरली जैसे पार्डनिंग पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, माफ़ करने की पावर्स होती हैं, उसी तरीके से माफ़ करने की पावर्स हमारे गवर्नर के पास भी होती है, किसी भी स्टेट के राज्यपाल के पास भी होती हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स को, तो उसका आर्टिकल का नंबर आपको देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब एक बात आपको यहां समझने की है कि पार्डनिंग पावर होती क्या है, माफ करने की क्षमता। मतलब माफ किसको करोगे, जिसने कोई ना कोई कॉन्विक्ट हुआ हो, जिसके ऊपर कोई अपराध डिक्लेयर किया गया हो, जिसको कोई ना कोई सजा देनी हो। सजा देने वाले कौन होते हैं, हमारा जुडिशल सिस्टम। तो अगर अपन गौर फरमाए तो हमारे देश का जो जुडिशल सिस्टम है वो 3 लेवल पे काम करता है। एट द लोअर लेवल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं लोअर लेवल पे, फिर मिडिल पे हाई कोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा एपेक्स कोर्ट है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो 3 लेवल पे हमारे कोर्ट्स काम करते हैं। सेशन कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स हो गए, फिर आपके हायर कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स, हर स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है, और फिर एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो अब सज़ा सुनाने का काम, इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है, नीचे सबसे पहले हमारा लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे किसी भी इंसान को जब सज़ा सुनाई जाती है या कॉन्विक्ट किया जाता है, तो अगर सपोज करो उसको नीचे वाले कोर्ट पे कॉन्विक्ट किया गया या उसको अपराध डिक्लेयर किया गया, तो ही कैन ऑलवेज मूव टू दी अपर कोर्ट। वहाँ पे वो पेटिशन लगा सकता है, तो वो हायर कोर्ट में जा सकता है। फिर हाई कोर्ट में भी अगर उसको सज़ा दे दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ के बाद भी उसको सज़ा डिक्लेयर कर दी जाती है, उसे अपराधी मान लिया जाता है, तो कहानी हो जाती है ख़त्म। कहानी हो जाती है ख़त्म कि भैया अब आप आगे नहीं जा सकते, अब आप फाइनली डिक्लेयर्ड हैं कि यू आर दी कॉन्विक्ट, आप अपराध आप पे ऊपर घोषित किया जाता है और आपको अब सज़ा मिलेगी। इस केस में क्या होता है, एक और पावर उठ के आती है प्रेसिडेंट की, जो कि इसकी से रिलेटेड पावर नहीं है, जुडिशियल पावर नहीं है, लेकिन माफ करने की पावर, पार्डनिंग पावर आ जाती है किसकी, प्रेसिडेंट की। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ऐसा नहीं है कि जो जिसको सजा मिल रही है वो पेटिशन लगा देगा प्रेसिडेंट के पास कि भैया हमारे को पार्डन कर दो, माफ कर दो। मर्सी पेटिशन भी बोलते हैं इसको, मर्सी पेटिशन लगा सकता है राष्ट्रपति को। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई लगाएगा और हर किसी को मर्सी मिल जाएगी। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे प्रेसिडेंट साहब कुछ लोगों को माफ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, या कुछ और ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी सजा में कुछ ना कुछ फर्क फेरबदल ला सकते हैं, जो कि सजा इनको सुनाई गई है कोर्ट द्वारा, जुडिशियल सिस्टम द्वारा, पूरी कोर्ट ऑफ अपील द्वारा। अगर कोई सजा सुनाई गई है तो उसमें फेरबदल कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब अंडर दी पार्डनिंग पावर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट साहब हर सजा के ऊपर अपने पार्डनिंग पावर का यूज करते हैं या हर केस में कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे तो ही पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में दिस वुड बी दी प्रोसीजर फॉलोड। किसी भी इंसान को सजा सुनाने के लिए, किसी को भी कॉन्विक्ट करने के लिए आप कोर्ट के रास्ते से जाएंगे, और उसको अगर मर्सी चाहिए तो कोर्ट में आगे जो हायर कोर्ट है वहाँ पे अपनी पिटीशन लगाएगा और वहाँ पे उसकी सुनवाई होगी। लेकिन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डिनरी एक्शन में बोल दिया कि भैया इसको सज़ा होनी है, ये तय है, तो प्रेसिडेंट साहब अगर कोई पिटीशन लगाता है, मर्सी पिटीशन लगाता है,
तो प्रेसिडेंट साहब हो सकता है कि उसको पार्डन दे सकते हैं, उनके पास ये पावर है, उनको माफी दे सकते हैं कि इस सजा में आप फेरबदल कर दो। लेकिन कब करो, उसके लिए भी प्रेसिडेंट को क्या लगना चाहिए कि ये पनिशमेंट अनड्यू है, हार्श है, या इसकी जरूरत नहीं थी, तो वो पार्डनिंग पावर का यूज करेंगे। अदरवाइज वो इंटरफेयर नहीं करते हैं कोर्ट के मामलों में, सजा में इंटरफेयर नहीं करते हैं। उनका एग्जीक्यूटिव रोल है हमारे देश के लिए, उनका जुडिशल रोल नहीं है। सो ये क्या है, ये इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो कि इससे बिल्कुल अलग है। ये दोनों कंबाइंड नहीं है। कंबाइंड ये है सुप्रीम सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट जो है, फिर हायर कोर्ट, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक लाइन ऑफ एक्शन है। ये पूरी तरीके से दूसरी लाइन ऑफ एक्शन है वहां पे जहां पे कोई मर्सी पिटीशन लगाता है और प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी मैटर है, यहाँ पे मेरे को इंटरफेयर करना चाहिए, और उनको लगता है जो सज़ा कोर्ट्स ने सुनाई है वो हार्श हैं या कोई कम करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो अपराधी है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं। माफ़ किस किस तरीके से करते हैं वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर एज ऑफ नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू पार्डन पीपल फ्रॉम देयर कन्विक्शन, इसको हम बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गवर्न अंडर आर्टिकल 72। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो पार्डनिंग पावर कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल नंबर 72। गवर्नर का कौन सा है ये आपको क्वेश्चन का बताना है और अभी आगे आ भी जाएगा। सो आर्टिकल 72 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफी। इफ पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस इज ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, सेंटेंस ऑफ डेथ। तो इन तीनों में से कोई भी वजह से अगर आपको पनिशमेंट मिल रहा है, अपराध आपका घोषित किया जा रहा है, आपको सजा दी जा रही है, तो प्रेसिडेंट साहब उसको पार्डन दे सकते हैं। देंगे किसको, वो उनका डिस्क्रिशन है, किस बेस पे देंगे वो उनका डिस्क्रिशन है, अभी और उसके बारे में हम डिटेल में जान लेंगे। लेकिन वो किसी को माफी दे सकते हैं, चाहे वो यूनियन लॉ तोड़ने वाला क्राइम किया हो उसने, चाहे उसका किसी ने कोर्ट मार्शल किया हो। कोर्ट मार्शल किनका होता है, बेसिकली डिफेंस सर्विसेज में अगर हम किसी पे केस लगाते हैं, सजा मिलती है, जो डिफेंस पर्सोनल है, तो कोर्ट मार्शल के थ्रू होती है। मिलिट्री कोर्ट्स जिनको बोलते हैं, तो कोर्ट मार्शल के थ्रू भी अगर किसी इंसान को सजा मिली है, अपराध घोषित हुआ है और उसे सजा भुगतनी है, इम्प्रिजनमेंट या सेंटेंस उसको झेलनी है, तो पार्डनिंग पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो यूनियन लॉ हो गया, देन कोर्ट मार्शल हो गया, या फिर किसी को डेथ की सेंटेंस सुनाई गई है तो भी क्या कर सकते हैं, पार्डन दे सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ऐसा नहीं है कि आपको कारावास की अगर सजा होगी तो ही प्रेसिडेंट साहब आपको माफी दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको डेथ की पेनल्टी भी मिल चुकी है, डेथ सेंटेंस भी मिल चुकी है, तो प्रेसिडेंट हैज द राइट टू पार्डन यू। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। मैंने आपको बता दिया जुडिशरी से इसका कोई लेना नहीं है, जुडिशियल एक्टिविटी नहीं है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ये एक सेपरेट लाइन ऑफ एक्शन है। कोर्ट वाली जो बात होती है सेपरेट लाइन ऑफ एक्शन है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडेंट साहब। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का पार्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हम कहां जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। जैसे यहां पे क्या था, लोअर कोर्ट के बाद हम कहां जा सकते हैं, हायर कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद हम कहां जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दे दी तो हम प्रेसिडेंट के पास जाएंगे ही जाएंगे या जा सकते हैं, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप पिटीशन लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट सुने नहीं सुने ऐसा कोई राइट नहीं है आपको, वो इनका डिस्क्रिशन है। क्लियर है। इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर नहीं है ये। एग्जीक्यूटिव अपना जो कार्य कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कार्य कर रहे हैं, उसका एक पावर है। उनको चाहिए तो वो किसी को पार्डन देंगे, उनको लगता है कि इसे पार्डन देनी चाहिए तो देनी चाहिए। उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको सबसे पहले तो किसी को सुनना है या किसी की पार्डन के बारे में आपको मर्सी पिटीशन को आपको एंटरटेन करना है। आपके पास आई, आपको लगता है तो आप उनसे बात मतलब आप उसको वापस अफ्रेश स्टार्ट करिए, फिर आपको पार्डन देनी तो दीजिए, एविडेंस इसको एग्जामिन करना चाहते तो आप करिए। और आपको लगता है कि नहीं इनको जरूरत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की सजा वैलिड है, तो सुप्रीम कोर्ट को आप करने दो। कोई भी राइट नहीं है किसी भी पिटिशनर के पास कि भैया प्रेसिडेंट साहब उनका हल निकालेंगे ही निकाले, उनकी सजा की माफी देंगे ही देंगे, एटलीस्ट हियर भी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को कोर्ट ऑफ अपील माना जाए, मतलब वहां पे आप अपील करोगे तो आपकी सुनवाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, उनको लगेगा उनके डिस्क्रिशन पे तो ही वो काम करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे करेंगे। एक्चुअल में प्रेसिडेंट किसके डिस्क्रिशन पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्योंकि पावर प्रेसिडेंट के पास है, आर्टिकल किसको पावर दे रहा है, आर्टिकल पावर दे रहा है प्रेसिडेंट को, इसलिए हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट की पावर्स। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु डिसाइड्स।
क्लियर है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्डनिंग पावर्स, पार्डनिंग पावर दी क्यों गई भाई? जब हमने कोर्ट बना दी, हमने इतना बड़ा जुडिशियल सिस्टम बना दिया, हम शुरू से लेके राइट फ्रॉम दी लोअर कोर्ट्स टू दी सुप्रीम कोर्ट, हमने एक पूरा सिस्टम क्रिएट करा, इतने सारा जजेस बैठाए हमने, उसके बाद आप एंड में जाके पार्डनिंग पावर दे रहे हो प्रेसिडेंट को, तो उसका रीजन क्या है? टू कीप दी डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर। कोई जुडिशियल एरर अगर हो गई है, वैसे तो प्रेसिडेंट साहब मानते नहीं है कि भैया कोई जुडिशियल एरर हो, फिर भी उनको लगता है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा पूरे देश का जो राष्ट्रपति है वो कम से कम अपने जुडिशियल सिस्टम में तो फेथ दिखाएगा ही दिखाएगा। उनको लगता है जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर है, तो कभी भी प्रेसिडेंट साहब इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इन केस बिल्कुल एक चांस हो जाए, मतलब एक तिनका चांस हो जाए और उसमें लगे कि ये जुडिशियल एरर हो रही है कोई, तो प्रेसिडेंट साहब कैन इंटरवीन एंड यूज हिज पार्डनिंग पावर। सो टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर, अगर कोई जुडिशियल एरर लग रही है तो उसको ठीक करने के लिए पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमिलरली, टू अफोर्ड रिलीफ फॉर अ सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श। अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि यार इसको सजा, इसका क्राइम तो है पर इसका क्राइम इतना मैग्नीट्यूड का नहीं है, इतना ह्यूमंगस नहीं है कि जिस हिसाब की उसको सजा दी गई है, ऐसा अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो भी वो क्या कर सकते हैं? वो पार्डनिंग पावर का यूज करते हैं। तो ये दो मोटे ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को, हमारे देश के राष्ट्रपति को। सो अब पार्डनिंग पावर में कौन कौन सी चीजें आती है? तो 5 चीजें आती हैं पार्डनिंग पावर में: पार्डन, कम्यूटेशन, रिस्पाइट, रिप्राइव एंड रेमिशन। तो ये 5 चीजें आती हैं। 5 टाइप की पार्डनिंग पावर है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। एक एक करके डिटेल में ले लेते हैं। सो सबसे पहले अपन लेते हैं पार्डन। वैसे इसको उल्टा पढ़ना चाहिए, पर क्योंकि हमारी बुक में सीधा मेंशन्ड है तो हम इसे सीधा जिस मतलब सीक्वेंस में उसमें कर लेते हैं। सो पार्डन रिमूव्स बोथ द सेंटेंसेस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द कॉन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंस, पनिश एंड डिस्क्वालिफिकेशन। सीधी सीधी बात, माफ कर दिया, सारी कहानी खत्म, कट शॉर्ट। क्या कर दिया? पार्डन का मतलब आपने माफी दे दी, जो भी आपके ऊपर कॉन्विक्शन है वो सब हटा दिए गए, पूरी तरीके से आपका केस एब्सॉल्व कर दिया गया है, कोई परेशानी नहीं है, आप फ्री हो, आप पे कोई भी सजा नहीं है। ऐसा कब करेगा प्रेसिडेंट? जब उसको लगेगा कि भैया ये सिस्टम हार्श है, हार्श पनिशमेंट दी गई है उसे, या फिर उसको नेसेसरी है, कोई जुडिशियल एरर है जिस वजह से उसको पनिशमेंट दे दी गई है, तो हम क्या करते हैं? हम इसे पार्डन ग्रांट कर देते हैं, इसको फ्री कर देते हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। पार्डन का मतलब माफ कीजिएगा, हम रेगुलर यूज में भी करते रहते हैं पार्डन, आई बैग योर पार्डन। तो पार्डन मतलब माफ करना भैया, ठीक है। कम्यूटेशन, अब कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रेवल करना या ट्रांसफर करना, एक से दूसरी सजा में ट्रांसफर करना, दैट इज कम्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, हमने एक टाइप की पनिशमेंट दी और उससे हल्की पनिशमेंट दूसरी पनिशमेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने सजा सुनाई, किस चीज की सजा सुनाई? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब कारावास, और वो भी कठोर कारावास की सजा सुनाई कि वहां पे आपको लेबर भी करनी है, बहुत तरीके से काम भी करना है और आपको कारावास इतने साल का करना है। सो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से हमने क्या करा? हमने इसको लाइटर फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, मतलब टू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। आपको सिर्फ कारावास जाना है, कठोर कारावास नहीं है, सिंपल कारावास है आपका। सो ये होता है कम्यूटेशन, एक सजा से टूवर्ड्स अ लाइटर फॉर्म अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं कम्यूटेशन पावर, मतलब पार्डनिंग पावर का एक पार्ट है कम्यूटेशन। अब आप बोलेंगे सर तो फिर वो सजा बढ़ा भी सकते हैं, वो और कठोर भी बना सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो वो नहीं करेंगे क्योंकि हम पार्डनिंग की बात कर रहे हैं, माफ करने की बात कर रहे हैं, हम सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं। सजा दे दी हमारे को कोर्ट ने, प्रेसिडेंट क्या काम करता है? माफ करने का काम करता है, प्रेसिडेंट सजा बढ़ाने का काम नहीं करता। क्लियर है? सो कम्यूटेशन, जब हम पार्डनिंग पावर में जब कम्यूटेशन की बात करेंगे, सो कम्यूटेशन इंप्लाइज कि प्रेसिडेंट ने भारी सजा से हल्की सजा सुना दी, फ्रॉम अ हेवियर सजा टू अ लोअर लाइटर सजा। क्लियर है बात? देन कम्स रेमिशन, रेमिट करना। सो इट इज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 4 ईयर टू 2 ईयर्स। अब इन दोनों में क्या है? बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। कम्यूटेशन में क्या है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट बन जाती है सिंपल, डेथ सेंटेंस बन जाती है रिग्रेस, मतलब लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ट्रांसफर होता है। टेन्योर में कोई फर्क आया नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। कम्यूटेशन में बेसिकली मोटी सजा, भारी सजा से हम हल्की सजा पे आ जाते हैं, ये हमारा बोला गया है। लेकिन जब हम रेमिशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पनिशमेंट का कैरेक्टर सेम रख रहे हैं हम। कैरेक्टर मतलब अगर रिग्रेस है तो रिग्रेस ही है, सिंपल है तो सिंपल ही इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन टाइम पीरियड हम कम कर रहे हैं। जैसे पहले 4 साल का अगर इम्प्रिजनमेंट था तो वील शिफ्टेड टू 2, 3 वॉट एवर, मतलब 4 से कम हमने कर दिया।
सिमिलरली सिंपल इंप्रिजनमेंट अगर 10 साल का है तो उसको हमने 8 साल का कर दिया कारावास। सो जब हम टाइम पीरियड को डिक्रीज करते हैं तो दैट इज नोन एज रेमिशन। जब हम कैरेक्टर ही चेंज कर देते हैं सजा का रूप ही चेंज कर देते हैं, रिग्रेस से सिंपल लिया है, डेथ से रिग्रेस लिया है, तो दैट इज बेसिकली कम्यूटेशन। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा है, ऐसी कोई भारी बात नहीं है। देन रिस्पाइट, रिस्पाइट का जैसे हम पता था, रिस्पाइट मतलब रहम आ जाना, रहम आना। तो किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, जो कॉन्विक्ट है उसके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि उस पर प्रेसिडेंट को रहम आ जाए और इस वजह से वो उनकी पनिशमेंट में कोई चेंज लिया या माफ कर दें, तो दैट इज नोन एज रिस्पाइट। क्लियर है? सो अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस, लेसर सेंटेंस सस्ती हल्की सेंटेंस हमने दे दी, पनिशमेंट दे दिया हमने, समय कम कर दिया, लाइटर नोट कर दिया, ये दोनों का मिक्सचर हो सकता है। इधर रिस्पाइट में कम्यूटेशन और रेमिशन दोनों का मिक्सचर हो सकता है। ऑन दी बेसिस इन दी प्लेस ऑफ ओरिजिनली गिवन ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। क्या होगा? रिस्पाइट का रहम आना चाहिए। रहम मतलब कि कोई स्पेशल कंडीशन है कि यार इसके घर में पैसे नहीं थे तो इसने ये क्राइम करा, और बहुत ही ज़्यादा गरीब है, पीछे अकेला मर्द है घर में कमाने वाला, पीछे बच्चे छोटे हैं, तो उसको हमने कोई रिस्पाइट दे दिया कि भैया उसको थोड़ा सा रहम कर दिया। कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको हमने कोई रिस्पाइट रहम गा के उसका पनिशमेंट डिक्रीज कर दिया। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसे बोलते हैं हम रिस्पाइट। अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली गिवन ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज द फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ कॉन्विक्ट फॉर द और द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसपे प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि यार ये रहम करने योग्य है, इसकी मजबूरी है, या इसका कोई भी स्थिति आज की तारीख में ऐसी कि इस सजा देने से इनका और नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम उनको रिस्पाइट दे सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ pardoning power of president under respite. Then you come to reprieve. ये हमारा लास्ट फॉर्म हो, 5 फॉर्म हो गए, पार्डन, कम्यूटेशन, रिस्पाइट, रेमिशन एंड देन हमारा रिप्राइव। सो इट इम्प्लाइज स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ये बेसिकली क्या है, जो हमारा रिप्राइव है, रिप्राइव का बेसिक पर्पस क्या है पीछे, कि किसी भी सेंटेंस को डिले करना, पोस्टपोन करना। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। तो अगर कोई भी सेंटेंस है जो कल से चालू होने वाली है, तो हमने क्या कर दिया, प्रेसिडेंट साहब उसमें एक समय दे देंगे कि भैया उस पर जब उनका पेटिशन गई उनके पास और उनको लगा कि यार इसको अभी हम थोड़ा सा और समय दे देते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव कर दे, कहीं ना कहीं अभी इस सजा में क्लैरिटी नहीं है, तो इसको थोड़ा डिले कर दो। सो टू इट इम्प्लाइज स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस। जो सेंटेंस होने वाली है, तय हो चुकी है, उसको थोड़ा सा डिले कर दो, उसको थोड़ा सा डिले कर दो, तो इससे बोलते हैं हम रिप्राइव। स्पेशली डेथ सेंटेंस, ये जनरली कब होता है? जब डेथ सेंटेंस किसी को दे दी जाती है कि भैया 3 महीने बाद आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी, तो ये क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब? उसको सुनने के लिए उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए तो क्या बोल सकते हैं? 3 महीने मत करो यार, इसको 6 महीने कर दो, 6 महीने का समय दो, क्या पता कुछ हमारे को एविडेंस दूसरे मिल जाए। सो दिस इज बेसिकली डिलेइंग द पनिशमेंट। पर्पस इज टू एनेबल द कॉन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। जनरली पर्पस मैंने आपको बता दिया, डिले करने का पर्पस क्या होता है कि भैया आपको प्रेसिडेंट से कोई भी प्रकार का पार्डन मिल जाए, इस वजह से आप इसको डिले करते हैं। आर्टिकल 160, अभी आ गया आपका क्वेश्चन का जवाब। आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव गवर्नर्स ऑफ द स्टेट द पार्डनिंग पावर। जो गवर्नर के पास जो पार्डनिंग पावर होती है वो बताई जाती है आर्टिकल नंबर 161 के थ्रू। सो 161 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 72 किसका था? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 161 इज विद द पार्डनिंग पावर ऑफ अ गवर्नर। अब पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनमें मोटा मोटा दे आर सिमिलर पावर्स, दोनों के पास सेम पावर्स होती है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन पार्डनिंग पावर ऑफ अ गवर्नर एंड पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या है उसको देख लेते हैं। सो पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर डिफर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग वे। क्या है? प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इंक्लूडेड बाय कोर्ट मार्शल वाइल द गवर्नर कैन नॉट। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि कोर्ट मार्शल में अगर किसी को पनिशमेंट मिला है, यानी कि डिफेंस कोर्ट जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके थ्रू अगर किसी को कोई सजा मिली है, किसी भी आर्मी पर्सोनेल को, तो उसमें माफी देने का हक गवर्नर के पास नहीं है, राज्यपाल के पास नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के पास है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, डिफेंस हमारी ऑल इंडिया सर्विस है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो एक स्टेट का हेड देश पे कमांड नहीं चला सकता। गवर्नर वुड ऑलवेज बी लोअर टू दी नेशन एज अ होल। सो हमारी नेशनल सर्विसेज को गवर्नर माफी दे दे, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है।
तो इसको इस तरीके से आ सकता है। कोर्ट मार्शल, नेशनल लेवल की बात हो रही है तो नेशनल लेवल पे ये बात किसके पास होगी, पावर किसके पास होगी, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास ही होगी। गवर्नर क्योंकि स्टेट का हेड होता है तो गवर्नर नेशनल लेवल के टॉपिक्स पे कैसे माफी दे सकता है, बहुत ही क्लियर है। सिमिलरली प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस व्हाइल गवर्नर कैन नॉट, इवन इफ द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब्ड द सेंटेंस ऑफ द पावर टू ग्रांट लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली। जो डेथ सेंटेंस की बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट को ढंग से समझना। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है। डेथ सेंटेंस को माफ करने की बात कर रहा हूँ, डेथ सेंटेंस को माफ करने की बात कर रहा हूँ, पार्डन कि माफ कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया, तुम्हारे को फांसी होएगी नहीं। तो ये पावर किसके पास है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को माफ कर दे, उसको डेथ सेंटेंस दी है तो उसको माफ कर दे। किसी को मतलब इन द सेंस किसी को डेथ सेंटेंस अगर मिली है, किसी को हमारे फांसी की सजा मिली है या जान की जो सजा मिली है, तो उसको माफ करने के लिए, माफ मतलब पूरा जीरो करने की पावर गवर्नर के पास नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होती है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन गवर्नर के पास ये पावर है कि उस डेथ सेंटेंस को रेमिट कर दे, कम्यूट कर दे, रिप्राइव कर दे। बाकी के जो 4 ऑप्शन है वो कर सकता है गवर्नर भी, उसको ट्रांसफर कर सकता है, लाइटर फॉर्म में कर सकता है, डेथ सेंटेंस से रिग्रेस इंप्रिजनमेंट में ला सकता है, डेथ सेंटेंस से उसमें ला सकता है, फिर कोई और पनिशमेंट है तो उसका पीरियड कम कर सकता है, तो डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता, पूरी तरीके से जीरो नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है। सो प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, पार्डन माफ, माफ कर दी, डेथ सेंटेंस लगेगी नहीं, कोई सेंटेंस नहीं है, एब्सॉल्व, कंप्लीटली एब्सॉल्व। व्हाइल गवर्नर कैन नॉट इवन इफ द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब दैट सेंटेंस, भले ही उस सजा को हाई कोर्ट ने सुनाया हो, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया हो, हाई कोर्ट ने अगर हमारे फांसी की सजा दी है तो भी गवर्नर फांसी की सजा माफ करके फ्री नहीं कर सकता किसी इंसान को, सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है माफ, फांसी की सजा माफ करके फ्री, पूरी तरीके से फ्री। गवर्नर ये नहीं कर सकता, गवर्नर उसको ट्रांसफर कर सकता है, उस पनिशमेंट को, डेथ सेंटेंस को ट्रांसफर कर सकता है। हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, तो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, टाइम बाय कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। डेथ सेंटेंस को पार्डन करके, माफ करके आदमी को फ्री नहीं कर सकते, ये पावर नहीं है। सो दो डिफरेंस क्या है, कोर्ट मार्शल में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, सेकंड डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकते। आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप डिले कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप माफ करके फ्री नहीं कर सकते किसी इंसान को। क्लियर है। अब सुप्रीम कोर्ट जो थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एग्जामिन करी कि ये पावर जो आपने बनाई है प्रेसिडेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसका एक निष्कर्ष निकाला, एक समरी दी कि भैया हमारे हिसाब से प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको हमने एनालाइज करा तो हमें ये पॉइंट पता पड़ते हैं। पेटिशनर हैज नो राइट, दिस इज RIGHT, ऑफ एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। जो पेटिशनर है, जो पेटिशन लगा रहा है, मर्सी पेटिशन लगा रहा है, तो उसको ओरल हियरिंग बाय प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं सोच सकता वो कि प्रेसिडेंट मेरी प्रॉब्लम सुनेंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मेरा पर्सपेक्टिव देखेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। उनको पार्डन देनी होगी तो अपने हिसाब से देंगे, ऐसा नहीं कि वहां पे आपको जाके ओरल हियरिंग आपको करने का मौका मिलेगा कि प्रेसिडेंट आपकी बैठ के सारी कहानी सुनेंगे या आपको सजा मिली है तो गलत है सही है आपके द्वारा सुनेंगे। किसी भी प्रकार की ओरल हियरिंग नहीं होगी पेटिशनर की, ये बोला गया है, ये है सुप्रीम कोर्ट का एग्जामिनेशन। क्लियर है बात। पेटिशनर हैज नो राइट ऑफ एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील नहीं है प्रेसिडेंट। मैंने आपको पहले सबसे पहले यही बताया कि प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी है। वहां आप वार्तालाप कर रहे हैं, आप केस चला रहे हैं, कोर्ट ऑफ अपील नहीं चला रहे, वहां पे प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे किसी को पार्डन दे सकते हैं। ओरल हियरिंग, कोर्ट ऑफ अपील का काम वहां पे नहीं होगा। क्लियर है। प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन, प्रेसिडेंट चाहते हैं तो ही कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश, जितने भी एविडेंसेस, जितने भी गवाह थे उनको वापस से अफ्रेश वो एग्जामिन कर सकते हैं। एंड टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। ऐसा हो सकता है कि सारे एविडेंसेस, प्रेसिडेंट ने बोला यार ये केस तो बहुत माथाफोड़ी वाला है एकदम, इधर तो CID की जरूरत पड़ेगी, ACP प्रद्युमन की। सो प्रेसिडेंट चाहे तो वापस से सारे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, अपने अनुसार उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और उसका जो बाद में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो सकता है, जो कि कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उससे अलग सजा दे सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है। सो प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड कैन गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू।
पावर टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अब ये आ गए पीछे की जो सेना है प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट करते तो ऐसे हैं, प्रेसिडेंट साहब कर तो सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ये सब करते किसके कहने पे? ये जैसा हम सबको पता है कैबिनेट मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे भी प्रेसिडेंट हमारा क्या काम करता है? प्रेसिडेंट हमारा एट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के बेस पे ही काम करता है। ये तय बात है, सारी बातें सबका एक ही निष्कर्ष मान लो कि प्रेसिडेंट जितना भी काम करता है वो किसके बेस पे करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर हिज ऑर्डर। ये और पावर है प्रेसिडेंट साहब के पास कि भैया आपका मन कर रहा है, आपने जो ऑर्डर दे दिया उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि भैया मैंने ये क्यों सोचा। यहाँ पे कोर्ट ने हो सकता है उसको डेथ सेंटेंस दे रखी हो, प्रेसिडेंट ने बोला नहीं इसको डेथ सेंटेंस नहीं देनी, इसको 5 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दो। तो प्रेसिडेंट को ये बताना नहीं है, आपको रीजन नहीं देने कि भैया क्यों 5 साल का आप और इनको ऑर्डर कर रहे हो, डेथ सेंटेंस खत्म करके आप इसको 5 साल का पावर दे रहे हो, 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो। ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। क्लियर है बात? लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी इन द सेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी है। क्लियर है? द प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड रिलीव नॉट ओनली फ्रॉम अ सेंटेंस बट फ्रॉम एन एविडेंट मिस्टेक ऑल्सो। मिस्टेक दिख रही होगी तो भी वो उसको माफ कर सकता है, सजा की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले ने मिस्टेक करी है, एविडेंट है, वेरी कॉन्स्पिक्यूअस है कि भैया दिख ही रहा है, बहुत क्लियरली विजिबल है, तो भी आप माफी दे सकते हो। नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन द स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट की पावर ले डाउन करने का गाइडलाइंस किस तरीके से यूज करनी है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे भी मेंशन्ड है और उसी तरीके से फॉलो की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट वेयर द प्रेसिडेंशियल डिसीजन इज आर्बिट्ररी, इरेशनल, मेलिफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। तो जनरली प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन है दैट इज फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, पर क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसे हमने पता है एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, व्हाटएवर इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो अगर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट के जो इंटेंशंस हैं दैट आर मेलिफाइड, डिस्क्रिमिनेटरी, किसी तरीके की बायसनेस है, किसी वजह से दिया गया है, सो इट कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ और इट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू। हाउएवर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पर अगर ऐसा लगता है कि भैया कहीं ना कहीं दिक्कत है, आर्बिट्ररी बात हो रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर दिया है या पार्डन दिया है उसमें कहीं ना कहीं मेलिफाइड इंटेंशंस हैं, तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, उसमें कोई बैरियर नहीं है। क्लियर है? वेयर द अर्लियर पेटिशन फॉर मर्सी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, स्टे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग अनदर पेटिशन। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार प्रेसिडेंट ने बोल दिया भैया जाओ सजा मिल गई आपको, तो आप दोबारा पेटिशन नहीं लगा सकते हो। प्रेसिडेंट का समय आप वेस्ट नहीं कर सकते बार बार, अरे भाई साहब प्लीज एक बार और सुन लो, मेरी तरफ से सुनो, मेरी माँ की तरफ से सुनो, मेरे बाप की तरफ से सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार प्रेसिडेंट ने बोल दिया भैया खत्म, तो बात खत्म, टाटा बाय बाय, चैप्टर खत्म। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या दी गई है? तो ये बहुत सिंपल सी बात है, हम इतने दिन से प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अभी तक तो हमारे को वैसे क्लियर ही हो चुका है कि हमारे राष्ट्रपति की पोजीशन क्या है। सो हमारे देश में जैसा है हम क्या फॉलो करते हैं, थोड़ी सी खाली सी स्पेस मिल जाए नहीं मिल जाता है। सो अगर हम देखें तो हम क्या फॉलो करते हैं, वी फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल क्या होता है, जाके आप देख सकते हैं। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम, वापस राइटिंग पे फोकस ना करें, बीमार राइटिंग है तो इस पे अपन को फोकस नहीं करना, अपने को बातों पे करना है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम फॉलो करते हैं, जहां पे हमारा क्या है, एक रियल हेड है और एक हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है, मतलब एक तो हेड ऑफ द स्टेट है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। क्लियर है? सो यहां पे जो हमारा हेड है दैट इज प्रेसिडेंट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ही इज जस्ट अ सेरिमोनियल पोजिशन। क्या है? सेरिमोनियल पोजीशन है, सील लगाने के लिए है, ठप्पा लगाने के लिए है। जो एक्शन कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है, उनकी चीजों को ऑफिशियली ऑथोराइज करने का काम है हमारे प्रेसिडेंट साहब का। इनकी पोजीशन सिमिलर है किसकी तरह, जो कि ब्रिटिश में क्वीन की या एम्परर की जो पोजीशन हुआ करती है, वो सेम पोजीशन है हमारे प्रेसिडेंट साहब की। ये राजा हैं बेसिकली, बैठे हुए हैं, ये काम नहीं करते ज्यादा कर्म, जो भी करना है इनको कर्म करने वाले कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। उनकी एडवाइस पे ये अपना हाथ पांव बढ़ा देते हैं, हिला देते हैं कि भाई साहब अपने को ये करना है। पावर बहुत है, मतलब ऐसा नहीं कि पावरफुल आदमी नहीं है, सबसे पावरफुल आदमी हमारे देश के
पर किसके काम करते हैं? राजा खुद काम मेहनत थोड़ी करेगा, मेहनत कर रही है उनकी प्रजा में उनकी एडवाइस पे ये काम करते हैं। तो इनकी बेसिकली सेरिमोनियल पोजीशन है, ये नाम के हमारे हेड है, हमारे नॉमिनल हेड है, हमारे रियल हेड नहीं है। क्लियर है बात? फिर इधर हमारा जो हमने करा, हमारी सारी पावर्स लाई करती हैं पीएम और सीओएम। सीओएम इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जितनी भी हमारी रियल पावर है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हमारी डिसीजन मेकिंग करती है, वो सारी पावर कहाँ है? यहाँ पे है। इसके विपरीत जो हमारी यूएसए की अगर बात करें, जहाँ पे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फॉलो करते हैं, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो सारे जितने भी डिसीजन मेकिंग है, सारा जो काम है, कार्यकाल है, वो सब कुछ किसके? प्रेसिडेंट के हाथ में। ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ओवर देयर। तो यूएसए से ये डिफरेंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट में। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हेंस प्रेसिडेंट हैज मेड ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, द रियल पावर ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव बीइंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यही बात मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाई। सो ही इज जस्ट द नॉमिनल हेड, द रियल पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसी तरीके का सिस्टम पाया जाता है। आप चाहे वेस्टमिनिस्टर मॉडल की बात कर लें, जो कि ब्रिटिश से हमने अडॉप्ट करा है, ब्रिटिशर्स का है रादर, तो वहां पे क्या है? वहां पे भी मोनार्क है, जो बेसिकली हमारी क्वीन या एम्परर जो भी है, ही वुड बी द हेड ऑफ द स्टेट, अ नॉमिनल हेड। जो रियल पावर होगी वो वहां की पार्लियामेंट के पास ही होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास ही होगी। तो सिमिलरली जहां पे भी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, तो देयर इज अ सेरेमोनियल हेड। अब सेरेमोनियल हेड रिपब्लिक हो सकता है, जैसा हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है कि हम इलेक्ट करके लाते हैं, या फिर वो मोनार्कियल हो सकता है, हिरार्की से आ रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूट, जैसे क्वीन एम्परर है तो उनकी औलाद है, उनके रिश्तेदार, नाते नमदी जो भी होते हैं, उस तरीके से सिस्टम चलता है वहाँ पे। क्लियर है? बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्या है? जो हेड होगा वो सिर्फ नॉमिनल हेड होगा, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, ये हो गया, ठीक है। So president has to exercise his powers and functions with aid and advice of the council of minister headed by the prime minister। कम से कम अपन 50-60 लाख बार पढ़ चुके होंगे इसको, कि the president has to act upon the aid and advice of the council of minister headed by the prime minister। क्लियर है? तो इसको अब ज़्यादा मेरे को डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं। बी आर अम्बेडकर समड अप द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने सम अप करी प्रेसिडेंट की पोजीशन को, कि प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है उसके मैं आपको कुछ फीचर्स दे देता हूँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि हमारा राष्ट्रपति जो हमारी पोजीशन है वो किस तरीके से क्या महत्व है उसका। सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्लेस एट द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन of functionary who is called the president of India. So he is the head of Indian Union, he is the first citizen of India, but he has just the nominal powers. Real power lies with the council of ministers headed by the prime minister. Under the Indian constitution, president occupies the same position as the king under English constitution. English constitution में जो emperor और जो queen की जो position है वो ही इनकी position है, बस ये चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं हर, और वहाँ पे क्या है? मोनार्कियल है, रिश्तेदार, मतलब अब उनकी जो उनकी ब्लड लाइन है वो ही एम्परर बनती है। क्लियर है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द ऑफ द एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट के हेड नहीं है ये किसके हेड है? ये हमारी स्टेट के हेड है। गवर्नमेंट के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर है, रियल पावर हमारी प्राइम मिनिस्टर के पास है, मोदी जी के पास है। He represents the nation but does not rule the nation। एक ही बात है, अलग अलग तरीके से बोले जा रहे हैं, एक ही सबका मतलब एक ही निकल रहा है। आप रोटी बोलो, चपाती बोलो, फुल्का बोलो, वॉट एवर द नेम भी, मतलब सबका एक ही है। He is the symbol of nation, he is a place, his place in administration is that of a ceremonial device। ceremonial for a seal क्या काम है? सील लगाने का काम है। रबर स्टैम्प ऑफिस भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम बोलते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं, उसी के बेस पे उसको अप्रूव करते हैं। हाँ, ही कैन हैव हिज से, वो अपने आप को अपनी बात रख सकते हैं और रिकंसिडर करने के लिए भी उनको बोल सकते हैं, ये हमें पता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू अबाइड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस। ही इज जनरली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। वापस वही बात, एडवाइस ऑफ मिनिस्टर।
ही कैन डू नथिंग कॉन्ट्ररी टू देयर एडवाइस नॉर ही कैन डू एनीथिंग विदाउट देयर एडवाइस। सो सिर्फ ये किसकी एडवाइस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इनको ऑर्डिनेंस लाना है, इनको पार्डन देना है, इनको कुछ भी करना है, सो एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। President has no power to dismiss any minister directly as long as the minister command a majority in the parliament। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली किसका पार्ट होते हैं? जो मेजोरिटी पार्टी होती है हमारी पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो भी मेजोरिटी पार्टी होगी उसी के हेड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो ही अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिलेक्ट करेंगे। जनरली चाहें तो दूसरी पार्टी से भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई लोग डाल सकते हैं, बट क्योंकि आपको खुद के पास ही इतने सारे लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, उनको बस में बिठाना है, तो आप अपनी पार्टी से ही लोग लेते हो। तो जो जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो मेजॉरिटी पार्टी से ही होंगे, तो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को उठा के टाटा बाय बाय नहीं बोल सकते, हटा नहीं सकते, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट सदन में क्या है? उनकी मेजोरिटी है। तो जब उनकी सदन में मेजोरिटी है तो उनको हटाने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि हटाने के लिए वापस आपको रेजोल्यूशन की बात करनी पड़ेगी, कोई ना कोई आपको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो जब मेजोरिटी में सरकार हमारी पार्टी उनकी, तो उनको प्रेसिडेंट साहब नहीं हटा सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? सेरेमोनियल काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि सेरेमोनियल पोजीशन है, क्योंकि इनके पास पावर नहीं है कोई एक्शन लेने की, मिनिस्टर को हटाने की कोई पावर नहीं है, तभी इनको सेरेमोनियल काम करना पड़ता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भैया, जब हमें पता है जब जिस आदमी को हम हटा ही नहीं सकते, तो उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा ना। यही वजह होती है कि प्रेसिडेंट साहब खुद काम नहीं करते। अच्छा, 3 आर्टिकल गवर्न करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब के पोजीशन को, गवर्न इन द सेंस बताते हैं। सो आर्टिकल नंबर 53, 74 एंड 75, 53, 74, 75, ठीक है। सो 53, 74, 75 क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जितनी भी है वो प्रेसिडेंट के साथ वेस्टेड है, और वो उसका इस्तेमाल करेंगे खुद या फिर अपने द्वारा, मतलब उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। पर कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रहा है, जो लेता कौन है? लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस पर ठप्पा, सील, साइन, सिग्नेचर किसका होगा? वो होगा प्रेसिडेंट के नाम का। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोई भी निकलेगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी होगा वो किसके नाम पे होगा? वो होगा प्रेसिडेंट के नाम पे। कर कौन रहा है? कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हो किसके नाम पे रहा है? प्रेसिडेंट के नाम पे, हेड ऑफ द यूनियन के नाम पे। सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। ये आर्टिकल नंबर 53 बोलता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हू शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस एडवाइस। वापस ये हो गया शायद 50 लाख प्लस 1 हो गया, 50 लाख बार अपन इसको पढ़ चुके हैं। तो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये आर्टिकल 74, ये 74 है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बार बार हमारा आता है। ये बेस है हमारे बेसिकली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रिलेशनशिप का। क्लियर है? तो यहाँ पे इनफैक्ट ये भी बोला जाता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन क्या है प्रेसिडेंट के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं? गाइड एंड फ्रेंड। कंसीलियर का वो है गाइड एंड फ्रेंड टू दी प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या है? गाइड एंड फ्रेंड है, वो उनको गाइड करता है, उनको एडवाइस करता है और उनको सलाह देता है कि इस तरीके से हमें काम करना है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर इज गाइड एंड फ्रेंड टू दी प्रेसिडेंट। ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये वापस वही बात हो गई। एग्जीक्यूटिव is responsible to legislature, executive is responsible to legislature। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश की पॉलिटी का बेस है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्या है? काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, द गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूट कर रही है, जो सारा कार्य करेगी, जो इंप्लीमेंट करेगी। कानून बनाने वाले कौन है? लोकसभा। कानून कहाँ बनता है? हमारा लोकसभा में बनता है। सो लेजिस्लेचर के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 75। क्लियर है? अब एक और बात, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था 1975 में, 1976 में। सो 42nd अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी मैडम की सरकार लाई थी, और इसमें
क्या कर दिया गया था, प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया था। मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट को काम करना है एट दी एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसको बाउंड कर दिया गया था 42वें अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में कि भैया प्रेसिडेंट को काम करना ही पड़ेगा एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बाइंडिंग है उनके ऊपर, ये नहीं करेंगे तो ये वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा और फिर इनका इम्पीचमेंट होगा। क्लियर है बात। सो 42nd अमेंडमेंट ने क्या करा, एडवाइस पे काम करना ही पड़ेगा। देखो यहां पे क्या है, यहां पे लिखा हुआ है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु विल एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट मस्ट वर्क अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद दी राय प्रोवाइडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन्होंने जो भी राय दी है उसके अनुसार आपको काम करना है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको क्या करनी है। लेकिन यहां पे कहीं भी बाइंडिंग वर्ड नहीं आ रहा कि आपको करना ही करना है। तो 42वें संशोधन में क्या हो गया, ये कर दिया गया था 42वें अमेंडमेंट जो लाए थे हम, तो उसमें इन्होंने क्या कर दिया गया था कि बाउंड है कि भाई आपको इसी के अनुसार काम करना है। लेकिन फिर दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि 44th अमेंडमेंट 1978 2 साल बाद जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट लाई, उन्होंने इसको हटा दिया। उन्होंने बाउंड नहीं करा, उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई भी चीज, लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद वापस प्रेसिडेंट के साथ पास आती है अप्रूवल के लिए कोई चीज, तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपना अप्रूवल, आपको उनके अनुसार काम करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने बाइंडिंग को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। बाउंड है, काम उनके अनुसार ही करना है प्रेसिडेंट को, क्योंकि उनके अनुसार नहीं करेंगे तो हमारी सरकार चलेगी नहीं, हमारा देश चलेगा ही नहीं, अलग विपरीत होकर काम नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस एंड एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ही कैन ऑलवेज यूज हिज पावर कि वो वापस रिकंसिडरेशन या अपना कोई उनका विचार है तो उसमें डाल के वापस रिकंसिडरेशन में दे सकते हैं। सो द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई ऑथोराइज द प्रेसिडेंट को ये पावर दी टू रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। तो ऐसी कोई सी भी एडवाइस है तो उसको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहिब कि भैया इसमें ये फेरबदल कर लो, इसमें वो चीज कर लो, या इसको हटा दो, कुछ भी एक बार आप रिकंसिडर कर लो। हाउएवर ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिकंसिडर्ड एडवाइस टेंडर्ड टू हिम। लेकिन अगर रिकंसिडर्ड एडवाइस आ रही है, वापस यही एडवाइस आ रही है रिकंसिडर होके, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, यू आर बाउंड टू फॉलो दीज। क्लियर है। इसका एक केस देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। सो अक्टूबर 1997 में कैबिनेट रिकमेंड, कैबिनेट जो है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट जो मुख्यमंत्री होते हैं जो पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, सो कैबिनेट रिकमेंडेड दी प्रेसिडेंट के आर नारायण। 1997 में कौन प्रेसिडेंट थे, के आर नारायण। इनको क्या बोला कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो उत्तर प्रदेश में। प्रेसिडेंट रूल लगाने की पावर किसके पास है, वापस देखो, प्रेसिडेंट रूल लगाने की पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, लेकिन लगाते कब है प्रेसिडेंट रूल, एट दी एड एंड एडवाइस ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो यही हुआ, यही सिनेरियो यहाँ हुआ। 1997 में के आर नारायण साहब को बोला गया कि आप उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, वहां की सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रही है, जो उत्तर प्रदेश की स्टेट सरकार है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव कर रही है, संविधान के विपरीत कर रही है, तो ऐसा करने पे आप इधर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। लेकिन के आर नारायण साहब को लगा नहीं भैया ये गलत है, ये गलत एड एंड एडवाइस आ रही है, तो इसको के आर नारायण साहब ने क्या बोला, रिकंसिडर करने के लिए बोल दिया गया। प्रेसिडेंट रिटर्न द मैटर फॉर रिकंसिडरेशन विच वॉज लेटर ड्रॉप्ड बाय द मिनिस्टर, और आगे जाके इसको वापस मिनिस्टर ने इसको ड्रॉप ही कर दिया। जब रिकंसिडरेशन के पास गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, तो उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया, प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया कि भैया नहीं लगाना प्रेसिडेंट रूल, छोड़ दो, गलत बात है ये। क्लियर है। सो समझ में आई कहानी। एड एंड एडवाइस क्या दी थी कि भैया प्रेसिडेंट रूल लगा दो। के आर नारायण ने क्या बोला, नहीं भैया प्रेसिडेंट रूल ऐसे कैसे लगा दो, सही नहीं लग रहा, वापस रिकंसिडर करो। अब रिकंसिडर करना क्या अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, इसका मतलब पूरे देश को पता चल गया कि प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। प्रेसिडेंट कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, सब्जी वब्जी तो बेचता नहीं है बार, बहुत बड़ा आदमी है। तो अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा स्टेप लिया है कि भैया पार्लियामेंट ने उनको बोला ये करने के लिए, कैबिनेट ने बोला कि भैया आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ, पहली बात तो प्रेसिडेंट रूल अपने आप में बड़ी बात हो गई, राष्ट्रपति शासन, और प्रेसिडेंट ने बोल दिया नहीं मैं नहीं लगाऊंगा या आप इसको रिकंसिडर करो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सबकी आईज में आ गया, पूरे देश की कंट्री की आईज में आ गया, चेक में आ गया कि यार इतनी बड़ी बात हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होगा। और इसी वजह से फिर क्या करा, हमारी मिनिस्टर ने इसको ड्रॉप कर दिया। तो एड एंड एडवाइस पे काम तो करना है हमारे प्रेसिडेंट साहब को, लेकिन वो अपनी पावर भी, अपना जो भी उनकी खुद की जो इतनी बड़ी पोजीशन है उसका भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो।
हाँ, आजकल लोग मतलब काफ़ी टाइम से इतने पावरफुल प्रेसिडेंट देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो इन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। सो अपने को क्या है, प्रेसिडेंट ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल काम करे प्राइम मिनिस्टर पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारी रियल पावर है, लेकिन एटलीस्ट अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपनी पावर भी साथ साथ रखे। अगेन इन सितंबर 1998 सिमिलरली एक और केस हुआ 1998 में, वापस के आर नारायण साहब को प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात हुई। इस बार बस क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई, आसपास की स्टेट है, भाई भाइयों में हो गया। पहले उत्तर प्रदेश में लगानी थी, अब बिहार में लगानी थी। तो बिहार में लगानी थी तो के आर नारायण साहब ने वापस इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया कैबिनेट के पास, लेकिन इस बार कैबिनेट नहीं मानी। इस बार कैबिनेट ने बोला नहीं भैया आपको लगानी पड़ेगी। तो मजबूरन हमारे के आर नारायण साहब को वहां पे बिहार में क्या लगानी पड़ी, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, इंपोज करना पड़ा। 1999 फरवरी के अंदर क्या कर दिया गया, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तो दो केस से आपको क्लियर हो गए दोनों सिचुएशन कि एड एंड एडवाइस हमारे को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोनों केस में दी। 1998 में बोला कि भैया यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगाओ, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के विपरीत वापस के आर नारायण ने क्या बोला, नहीं ये गलत है, आप रिकंसिडर करो इसको। और वाइल रिकंसिडरेशन उन्होंने ड्रॉप कर दिया। वहां के जो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया कि नहीं लगाना, ओके वी आर कूल विद इट। लेकिन जब 1998 में बिहार में लगाना था, वापस के आर नारायण साहब ने बोला कि भैया रिकंसिडर करो। इस बार कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको माना नहीं और बोला आपको इंपोज करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली जाके क्या हुआ, हम मजबूरन हमारे प्रेसिडेंट साहब को वहां पे लगाना पड़ा। क्लियर है? सो अगेन इन सितंबर 1998 प्रेसिडेंट के आर नारायण रिटर्न द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट फॉर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन बिहार। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स द कैबिनेट री एडवाइज द सेम। 2 महीने बाद जब वापस रिकंसिडरेशन हुआ तो भी कैबिनेट ने यही एडवाइस दी कि भैया प्रेसिडेंट रूल लगाओ वहां पे। तो मजबूरन फिर हेंस द प्रेसिडेंट रूल वाज इंपोज्ड इन बिहार इन 1999 फरवरी। तो उस पर हमारा प्रेसिडेंट रूल लग गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बट हैज सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन। इससे हमें क्या पता पड़ता है कि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोई डिस्क्रिशन नहीं कि अपने मन से मैं कुछ कर लूं, पर हाँ सिचुएशन को थोड़ा बदल सकते हैं, जज्बात को थोड़ा बदल सकते हैं, पूरे माहौल को थोड़ा बदल सकते हैं। कि सिचुएशनल हमने चेंज कर दिया कि भैया आप इसको वापस एडवाइस रिकंसिडर करो, ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। मना नहीं कर सकता मैं, मेरे अनुसार प्रेसिडेंट रूल नहीं हटा सकता, या मैं बोल ही नहीं सकता कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। लगाना तो पड़ेगा अगर कैबिनेट ने बोला है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी सिचुएशन चेंज कर सकता हूँ। मैं वापस से उनके पास एक बार बोल सकता हूँ कि बॉल आपके कोर्ट में, वापस इसको ढंग से देखो, आप एक बार इसको ढंग से करो, रिकंसिडर करो। और फिर भी उनको लगता है तो क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगाना ही पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, बट सिचुएशनल डिस्क्रिशन जरूर है। सिचुएशन चेंज कर सकते हैं वो थोड़ी सी, फॉर हिज से, उनका जो से है अगर वो उसको लागू करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ी सिचुएशन चेंज करके कोशिश कर सकते हैं कि भैया ये काम नहीं हो। बट एट द एंड ऑफ द डे उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, उनको करना वही पड़ेगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल नंबर 74, ये इस चीज को गवर्न करता है। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन हुज एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट। क्लियर है बात? ये आर्टिकल 74 हमें यहां पे रोकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर्स हमने सारी कर ली प्रेसिडेंट की, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर, देन द पार्डनिंग पावर। चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको प्रेसिडेंट चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया। फिर भी इफ यू आर लेफ्ट विथ सम डाउट्स, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू सो मच।